स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। ये सेशन है CAIIB रिलेटेड, जहाँ पर हम BFM का जो कंपोनेंट है CAIIB एग्ज़ाम का एक कंपलसरी कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को 30 डेज़ में किस तरीके से बेस्ट वे में बिफोर द एग्ज़ाम हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं एंड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस चीज़ को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो BFM इन 30 डेज़ मॉड्यूल A चैप्टर 2 का है ये, एंड दिस इज डे 2 इन योर 30 डेज। डे 1 में हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एंड डे 2 में हम सेकंड चैप्टर देख रहे हैं, राइट। तो डो नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो ऑफ डे 1, राइट, सो दैट आपका जो है कंटिन्यूएशन में सारे टॉपिक्स कवर होते रहे। सो BFM इन 30 डेज, दिस इज एन इनिशिएटिव जहां पर हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कंपलसरी कंपोनेंट है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए साथ में कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछे गए हैं, इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं सो दैट वी गेट अ फेयर आइडिया कि किस तरीके से हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में जो है इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे बने, राइट। सो दिस इज मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, LRS एंड अदर रेमिटेंस फैसिलिटीज़ फॉर रेसिडेंट्स। तो LRS रिलेटेड आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, राइट। सो यहाँ पर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम इज समथिंग जिसमें आप अगर रेमिटेंस यानी कि पैसे इंडिया से बाहर भेज रहे हैं या फिर पैसे इंडिया के अंदर जो है ले रहे हैं आप, सो दैट यू कैन मेक यूज़ ऑफ देम आउटसाइड इंडिया, ठीक है। मनी को मोस्टली इंडियन रुपी से डिफरेंट करेंसीज में एंड मोस्ट प्रोबेबली डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज द रेमिटेंस इफ यू आर टेकिंग इट आउटसाइड इंडिया या फिर ब्रिंगिंग इट इनटू इंडिया, रिसीविंग इट इनटू इंडिया, ठीक है। तो दैट इज रेमिटेंस। और ये रेमिटेंस को प्रमोट करने के लिए लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम लाया गया था फॉर द पर्पसेस ऑफ द इंडिविजुअल्स की वो ये रेमिटेंस को जो है अच्छे से रिसीव कर पाए एंड इंडिया से बाहर पैसे अगर उन्हें भेजने हैं उसे भी प्रमोट कर पाए। तो क्या ये स्कीम है एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड फॉर द रेसिडेंट्स, ये सब हम आगे देखेंगे। तो ये स्कीम जो है अपना रूट या फिर इसका बेसिस जो है फीमा एक्ट में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का। तो ये LRS स्कीम सबसे पहले फीमा एक्ट में जो दिया हुआ है उसके बारे में हम देखते हैं कि LRS स्कीम 4 फरवरी 2004 को स्टार्ट की गई थी एंड दिस इज़ फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स अगर उनको इंडिया से बाहर पैसे सेंड करने या फिर इंडिया में पैसे लेकर आने हैं, करंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड। ये मनी का एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज जो किया जा रहा है दैट कैन हैपन फॉर होम रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स। ये स्कीम अवेलेबल है। कौन एलिजिबल नहीं है इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए? कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट एंड NRIs। कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें तो फीमा एक्ट में इसे डिफाइन किया गया है। अगर हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की बात करें तो this is related to the assets and liabilities. Whenever, let us say for example, you want to construct a house in USA, तो आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करेंगे, बहुत बड़ा अमाउंट लेकर यहाँ से जाएंगे एंड वहाँ पर एक एसेट बाय करेंगे। लेट अस से यू हैव टेकन सम लोन फ्रॉम अ पर्सन इन USA, तो वो एक लायबिलिटी है जो कि इंडिया से बाहर आप लोन ले रहे हैं, यू विल बी रिपेइंग फॉर दैट। तो दैट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, एसेट या लायबिलिटी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में अगर क्रिएट हो रही है। एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया। अब नेक्स्ट है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जहां पर ट्रेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवल रिलेटेड, फैमिली मेंटेनेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह से रिलेटेड जो है वो ट्रांजैक्शंस अगर हो रहे हैं। द बेस्ट एग्जांपल फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इज रेमिटेंस, ठीक है। रेमिटेंस इंडिया के अंदर जो पैसे आ रहे हैं या फिर आप इंडिया से बाहर अपने फ्रेंड्स को या फिर फैमिली मेम्बर्स को और आउटसाइड इंडिया यू आर सेंडिंग द मनी, सो दैट रेमिटेंस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो रेमिटेंस जब भी आप पैसे सेंड कर रहे हैं तो कोई एसेट या लायबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही, बट यू आर जस्ट सेंडिंग अ टेम्प्रेरी अमाउंट टू देम, ठीक है। अब क्या की सेक्शंस है फीमा एक्ट के जो कि रिलेवेंट है यहाँ पर LRS स्कीम को समझने के लिए रेमिटेंस रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज द सेक्शन 4, जहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी वगैरह अगर इंडिया से बाहर परचेस करना है तो एज अ नॉन रेजिडेंट वो परचेस करेगा, या फिर इन स्पेशल केसेस ओनली। इंडियंस जो है सिर्फ इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, दे कैन नॉट लाइक टोटली परचेस नॉर्मली, तो वो स्पेशल केसेस में वो परचेज कर सकते हैं। और जो भी ये परचेज एंड मनी की रिक्वायरमेंट उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज करना होगा, फॉरेन करेंसी को बाय सेल करना होगा, तो वो दे कैन डू विद द हेल्प ऑफ द ऑथराइज्ड डीलर। इसके साथ साथ ये फॉरेन करेंसी का यूटिलाइजेशन कैसे करना है इससे रिलेटेड सेक्शन 10(6) में आपको दिया हुआ है। ऑथराइज्ड डीलर को जो है
पर्पस बताना होगा एंड ऑन दैट बेसिस ओनली विल बी गेटिंग द फॉरेन करेंसी। अब सेक्शन 11 में दिया हुआ है कि ऑथराइज्ड पर्सन जो है उसको डायरेक्शंस आरबीआई दे सकता है एंड अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो उस पर पेनल्टी भी लगाया जा सकता है 10,000 रुपीज़ एंड 2,000 रुपीज़ फर्दर डेली का, अगर वो फिर भी फॉलो नहीं कर रहे हैं तब। अब पेनल्टीज एक्ट का कॉन्ट्रोवेंशन अगर हो रहा है तो जो भी अमाउंट इंक्लूडेड है विथ रिस्पेक्ट टू द वी कैन से कॉन्ट्रोवेंशन, जितना भी अमाउंट इंक्लूडेड है उसका 3 टाइम्स आपको जो है पेनल्टी यहाँ पे पे करना होगा। और अगर वो नॉन क्वान्टिफाइबल कोई ट्रांजैक्शन है तो 2 लाख तक का मिनिमम आपको पेमेंट करना होगा, 5,000 रुपये पर डे फर्दर अगर आप फिर भी नहीं सुन रहे। अब फीमा एक्ट के अंदर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के थ्रू, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम इज़ यहाँ पर आपको रेमिटेंस रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि ये काफ़ी लिबरलाइज्ड वे में प्रॉपर जो है आपको कराया जाएगा कि रेमिटेंस जो है वो प्रमोट हो जाए, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेमिटेंस एंड ये आपको फीमा एक्ट में दिया हुआ है कि कौन सा रेमिटेंस किस काइंड का है एंड विच रेमिटेंस इज एक्चुअली परमिसेबल विच इज़ नॉन परमिसेबल, राइट। इस तरीके से आपको चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो फीमा एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में आप देखेंगे क्या कौन कौन से ऐसे प्रोहिबिटेड या नॉन परमिसेबल रेमिटेंसेस है। तो देखते हैं, जो भी कमीशन रिलेटेड रेमिटेंस, यानी कि आप किसी को कमीशन दे रहे हैं एंड वो सेंड कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट सो मच परमिसेबल। मार्जिन या मार्जिन कॉल्स ओवरसीज एक्सचेंज रिलेटेड आप जो है उन्हें कमीशन दे रहे हैं। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर होली ओन्ड सब्सिडीज, तो उनको कमीशन का जो है पेमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन को कॉल बैक सर्विसेज रिलेटेड पेमेंट आप कर रहे हैं। रेमिटेंस टुवर्ड्स बैंड या प्रोस्क्राइब्ड मैगजीन्स के लिए आप रेमिटेंस कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो इंडियन कंपनीज अब्रॉड में इशू कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट परमिसेबल। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड्स बाय एनी कंपनी, ठीक है, किसी कंपनी के डिविडेंड्स जहाँ पर डिविडेंड बैलेंसिंग जो है वो किया जा रहा है, इसमें भी आपका जो है रेमिटेंस इज नॉट परमिसेबल। इंटरेस्ट इनकम, नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट्स में जो इंटरेस्ट इनकम है उससे रिलेटेड रेमिटेंस है तो वो भी परमिसेबल नहीं है। लॉटरी विनिंग्स हो गए, लॉटरी टिकट को परचेज करने से रिलेटेड रेमिटेंस है, दैट रेसिंग राइडिंग, ये सारे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड आप जो है पैसे सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट परमिसेबल। कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स रुपी स्टेट क्रेडिट रूट के थ्रू जो एक्सपोर्ट्स किए जा रहे हैं उस पर जो कमीशन है उस पेमेंट से रिलेटेड भी रेमिटेंस इन एंड आउट मनी जो है दैट इज़ नॉट परमिसेबल। अब शेड्यूल 2 में ऐसे जो है रेमिटेंस दिए गए हैं जो कि स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो परमिट कर सकते हैं आपको करने के लिए। फॉर एग्जांपल कल्चरल टूर्स से रिलेटेड आपको पैसे जो है कन्वर्ट करवाने बाहर ले जाने तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कल्चर जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब बन गया है उसके अंडर जो है डिपार्टमेंट है वो परमिट कर सकता है आपको। एडवर्टाइजमेंट फॉरेन प्रिंट मीडिया में तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस परमिट करेगा। फ्रीड वेजल्स रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट या अगेन ओशन ट्रांसपोर्ट रिलेटेड अगर आपको पेमेंट्स करने हैं तो उसमें सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी के द्वारा परमिट किया जाएगा जो भी रेमिटेंस हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। टीवी चैनल्स रिलेटेड जो है रेमिटेंसेस अगर आप कर रहे हैं एंड प्राइज मनी स्पॉन्सरशिप स्पोर्ट्स रिलेटेड है तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा जो है यहाँ पर रेमिटेंस किया जा रहा है, ठीक है। अमाउंट इन्वॉल्व जो है 1 लाख US डॉलर से ज़्यादा का अमाउंट है तब ये रेमिटेंस में परमिशन की रिक्वायरमेंट है। अब तीसरा जो शेड्यूल है इसमें दिया हुआ है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए रेमिटेंस जो कि ऑथराइज डीलर्स जो आपके बैंक से जिनके थ्रू आप एक्चुअली ये मनी का लेन देन कर रहे हैं फॉरेन करेंसी का तो वो परमिट कर सकते हैं। तो प्राइवेट विजिट्स किसी भी कंट्री को अगर आप कर रहे हैं नेपाल भूटान को छोड़ के, गिफ्ट या डोनेशन, अब्रॉड जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, इमिग्रेशन इंडिया से बाहर ही शिफ्ट हो जा रहे हैं, पैसे लेके जाना होगा आपको उस कंट्री का करेंसी, क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड में रह रहे हैं उनके मेंटेनेंस के लिए आप पैसे भेज रहे हैं तो ये सारे ऐसे रेमिटेंस है जो ऑथराइज डीलर, फॉर एग्जांपल मेरा ऑथराइज डीलर SBI है तो SBI कैन परमिट एक्चुअली 30 रेमिटेंसेस एट इट्स ओन डिस्क्रिप्शन,
ठीक है। ट्रैवल फॉर बिजनेस कर रहे हैं, कोई पेशेंट है और उसके साथ कंपनी पर्सन है, वो पैसे लेके जा रहे हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड खर्चे हैं, स्टडीज़ अब्रॉड में, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट या हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड रेमिटेंसेस आपको ऑथराइज डीलर खुद केस बाय केस बेसिस पे परमिट कर सकता है। अब क्या ऑपरेशनल गाइडलाइंस है फीमा एक्ट के अंडर एलआरएस रिलेटेड, वो हम देख रहे थे। तो पैन जो है कंपल्सरीली रिक्वायर्ड है जितना भी अमाउंट हो रेमिटेंस का, और बैंक ब्रांच को कस्टमर को डेसिग्नेट कर देना है। $2 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर आरबीआई जो है आपको फ्रीली रेमिट करने के लिए परमिट कर रहा है। अगर इससे ज़्यादा अमाउंट आपको सेंड रिसीव करना है तो देन यू हैव टू चेक। इससे ज़्यादा अमाउंट जो आप सेंड रिसीव सर्टेन केसेस में ही कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप एक साल में जितना भी 10 बार ये रेमिटेंस खेलो या फिर 100 बार खेलो, योर अमाउंट शुड नॉट एक्सीड $2 2,50,000 रुपी US डॉलर्स, ठीक है। अब सोल प्रोपरेटर क्रेडिट डेबिट एंड एटीएम कार्ड्स करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रिलेटेड सोल प्रोपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रांजैक्शंस। एंड फॉरेन सिटीजन जो भी इंडिया में 3 साल से कम रेसिडेंट है वो फॉरेन सिटीजन कहलाएंगे, वो एलआरएस के लिए वो भी एलिजिबल है। किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है? अब आरबीआई को स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं प्रिस्क्राइब करता, बट एक डॉक्यूमेंट दैट इज़ फॉर्म A2 सबमिट करना होगा। फीमा डिक्लेरेशन है ये, फॉर्म A2 में डिक्लेयर किया जाता है कि ऑथराइज डीलर इस तरीके से ये पैसे इस तरीके से सेंड रिसीव कर रहा है। और इंडिविजुअल जो कि 25,000 से कम, $25,000 से कम के जो अमाउंट को सेंड रिसीव कर रहे हैं, रेमिटेंस कर रहे हैं, तो उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन सिंप्लीफाइड है। इसके साथ साथ सोर्स क्या है इसका, पैन नंबर वगैरह आपको डिक्लेयर करना होगा, टिकट, वीज़ा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स आपको जो है कलेक्ट किया जा रहा है ऑन द रेमिटेंस प्रॉफिट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट गाइडलाइंस। अब यहाँ पर विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल टू सेंड रेमिटेंस अंडर द एलआरएस स्कीम। एलआरएस स्कीम के अंडर इनमें से कौन एलिजिबल नहीं है? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट, एनआरएस। तो ऑब्वियसली वी हैव एन आइडिया कि इंडिविजुअल्स तो यहाँ पर एलिजिबल है, बट कॉर्पोरेट एनआरआईज दे आर नॉट एलिजिबल। सो B2 and 3 ओनली विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो हमारे स्लाइड में हमने देखा था नॉट एलिजिबल एनआरआईज, कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज ट्रस्ट, ये सारे एलिजिबल नहीं हैं टू बी पार्ट ऑफ दिस एलआरएस स्कीम। अब एलआरएस के जो ट्रांजैक्शंस हैं, हमने करंट अकाउंट पे काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस देख लिया। अब कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं करंट अकाउंट रिलेटेड, जो कि एलआरएस ट्रांजैक्शंस यहाँ पर किए गए हैं, ठीक है। तो अब करंट अकाउंट रिलेटेड और टैक्स क्या लग रहा है वो हम आगे देखेंगे इस पे, और कैपिटल अकाउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पे एलआरएस किस तरीके से वो हम देखेंगे। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है टू आरबीआई, दैट वी विल सी एट द एंड, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट विजिट कर रहा है नेपाल या भूटान के अलावा किसी और कंट्री में, तो दे नीड टू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू डॉलर्स एंड उन्हें लेकर जाना होगा। तो 50,000 रुपीज़ तक के अमाउंट को आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू द पर्टिकुलर करेंसी, एंड बाकी आपको अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शंस करने होंगे। और जो भी अनयूटिलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज है विद इन 180 डेज आपको सबमिट करना होगा, ऑथराइज डीलर को सरेंडर करना होगा एज सुन एज यू रिटर्न टू इंडिया। हज पिलग्रिमेज के लिए जो जा रहे हैं, मुस्लिम पिलग्रिमेज के लिए, तो वो ईरान एंड रशिया अगर जा रहे हैं तो आपको फॉरेन जितना भी फॉरेन करेंसी आप चाहते हैं वो एक्सचेंज करके आप ले जा सकते हैं ईरान एंड रशिया के लिए। इराक एंड लिबिया के लिए देर इज़ ए लिमिट कि आप $5,000 से ज़्यादा का अमाउंट नहीं ले जा सकते। बाकी कंट्रीज़ के लिए $3,000 से ज़्यादा का अमाउंट आप कन्वर्ट करके इतना जो है इक्विवेलेंट अमाउंट नहीं ले जा सकते इंडिया से बाहर। अब किसी फॉरेनर को गिफ्ट करना है आपको कुछ, तो कैन वी सेंड इट थ्रू एलआरएस स्कीम, ठीक है। रिलेटिव होना चाहिए, जो कि रिलेटिव ये जो टर्म है वो कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये फॉरेनर जो आपका रिलेटिव होना चाहिए, देन ओनली यू कैन सेंड। कौन है ये रिलेटिव, कैसे डिफाइन किया गया कंपनीज एक्ट में? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हस्बैंड वाइफ को भेज सकते हैं, फादर मदर सन डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड ब्रदर सिस्टर, स्टेप रिलेटिव्स भी यहाँ पर है, स्टेप हस्बैंड फादर स्टेप मदर, इस तरीके से ये भी इंक्लूडेड है टू होम यू कैन सेंड, ठीक है। स्टेप मदर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, इस तरीके से, ठीक है। दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड टू होम यू कैन सेंड, बट कौन इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है? स्टेप डॉटर, फादर्स फादर, फादर्स मदर
मदर्स फादर, मदर्स मदर, सन्स सन सन सन्स वाइफ, सन्स डॉटर। तो डायरेक्ट रिलेशन में ये लोग जो है नहीं है। तो डायरेक्ट रिलेशन में है, डायरेक्ट नेक्स्ट जनरेशन में है, तो टू देम यू कैन सेंड, दे आर रिलेटिव्स। बट डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है, दूर के रिश्तेदार, फादर्स फादर इस तरीके से है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में, तो टू देम यू कैन नॉट सेंड गिफ्ट एज पर द LRS स्कीम। रेजिडेंट जो है किसी रेसिडेंट को इस तरीके से गिफ्ट सेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट थिंग इज, इसके अंडर एमिग्रेशन आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो $2.5 लाख के बियॉन्ड भी आप पैसे उठा के ले जा सकते हैं। बट ये जो पैसे हैं क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, लैंड, कमर्शियल एंटरप्राइजेस वगैरह में पैसा डालना, फॉरेन बैंक गारंटीज वगैरह के लिए ले जाना चाहते हैं तो दैट इज़ नॉट परमिसेबल। कोई आर्ट वर्क आप परचेज करना चाहते हैं तो वो पर्सनल पर्पसेस के लिए परचेज कर रहे हैं तो यू कैन कन्वर्ट द मनी एंड टेक द मनी टू परचेज द आर्ट वर्क। बट कमर्शियल पर्पसेस के लिए, ट्रेड के लिए, वो LRS के अंडर परमिटेड नहीं है। बिजनेस ट्रिप्स पे आप अगर जा रहे हैं तो बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड, ट्रेनिंग के लिए अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन कन्वर्ट मनी अंडर LRS। अगर आप जा रहे हैं, कंपनी आपके लिए पे कर रहा है तो कोई लिमिट नहीं है, आप जो है जितना भी पैसा है ले जा सकते हैं एज पार्ट ऑफ द बिजनेस ट्रिप, ऑब्वियसली अंडर द इंटरनेशनल रेगुलेशंस एंड रूल्स। अब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई ले जा रहा है, 2.5 लाख US डॉलर्स तक वो ले जा सकता है, एंड एक पर्सन के साथ वो जा सकते हैं इंडिया से बाहर। बट अगर उन्हें इससे ज़्यादा अमाउंट लेकर जाना है तो डॉक्टर जो है एक एस्टिमेट देगा एंड उसके बेसिस पर ही आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट कोई स्टडी करने के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है तो 2.5 लाख US डॉलर्स तक वो जो है ऑथराइज डीलर से पैसे उठाकर ले जा सकता है। अब फॉरेन बैंक आपके इस लोन से रिलेटेड, फॉरेन बैंक जो है वो गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है। फॉरेन बैंक गारंटी विल नॉट वर्क ओवर हियर विथ रिस्पेक्ट टू दीज लोन्स। और जो स्टूडेंट्स स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, जो NRIs हो चुके हैं, उनका एग्जिस्टिंग रेजिडेंट अकाउंट, NRO अकाउंट होगा, उसमें ये पैसे जो है जाएंगे। साथ के साथ रेमिटेंस फैसिलिटीज़ ये $1 मिलियन तक भी अवेल कर सकते हैं इन स्पेशल सर्टेन केसेस। नो क्या टैक्स लग रहा है इस सारे रेमिटेंस एंड इससे जो फ़ायदे आपको हो रहे हैं उस पर। न्यू इंसर्शन यहाँ पर फाइनेंस एक्ट में कि आपको टैक्स लगेगा, TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, 5% LRS रेमिटेंस, 5% जो भी रेमिटेंस आप सेंड कर रहे हैं, पैन कार्ड है तो 5%, पैन नहीं है तो 10% तक का टैक्स लगेगा। और यहाँ पर 7 लाख रुपीज़ के बियॉन्ड अगर आप पैसे एक फाइनेंशियल ईयर में ले जा रहे हैं इक्विवेलेंट अमाउंट, देन ओनली यू विल बी टैक्स्ड, ठीक है। 7 लाख रुपीज़ तक आप फ्रीली जो है पैसे का लेन देन कर सकते हैं। अब ये LRS पे एप्लीकेबल है नॉन इंडिविजुअल्स रेमिटेंस फॉर पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इस पर एप्लीकेबल नहीं है। डोमेस्टिक रुपये अकाउंट टू NRO अकाउंट अगर आप ट्रांसफर्स भी कर रहे हैं उस पर भी आपको टैक्स वगैरह देना पड़ता है। और एजुकेशन रिलेटेड आपका जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 0.5% है, एंड 7 लाख का जो है यहाँ पर थ्रेशोल्ड है, ठीक है। 7 लाख रुपीज़ के ऊपर ही आपको ये टैक्स पे करना होगा। तो एजुकेशन में 0.5 ही है परसेंटेज टैक्स दैट यू हैव टू पे, बट अदर्स में 5% का टैक्स आपको पे करना होगा। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये कस्टमर A है, ये 6,50,000 रुपीज़ जो है इंडिया से बाहर रेमिट करते हैं, तो 7 लाख के ब्रैकेट के अंदर है तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब आगे एक रेमिटेंस करते हैं ऑन द सेम ईयर, ये अप्रैल में था, ये मई में 2020, 9,50,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर 6,50,000 यानी कि 7 लाख में से 6.5 लाख का जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो गया है। रिमेनिंग 50,000 इज लेफ्ट ऑन विच नो टैक्स विल बी टेकन। तो 9 लाख में से, सॉरी 9,50,000 में से ये 50,000 हटा लो, बाकी पे टैक्स लगेगा, 9 लाख पे आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। ये पहले किया, ये बाद में किया, इसमें से 7 लाख का लिमिट वो हटा दो तो 9 लाख रुपीज़ आ रहा है, तो 9 लाख रुपीज़ पे आपका 5% टैक्स लगेगा। अब नेक्स्ट दिसंबर में 40,000 का और ट्रांजैक्शन किया तो 40,000 पे तो नहीं लगना चाहिए, बट या इस पे भी लगेगा, बिकॉज 40,000 का जो ये ट्रांजैक्शन किया गया है, इस ट्रांजैक्शन पे आपको आपका जो साल का लिमिट है 7 लाख का वो क्रॉस हो चुका है। यू हैव क्रॉस दैट लिमिट ऑफ 7 lakhs एंड सो यू हैव टू पे टैक्स ऑन दिस ऑल्सो, 5% टैक्स ऑन 40,000 इज ऑल्सो
देर, ठीक है, सेम फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि ये तीनों हो रहे हैं। इन टोटल 7 लाख्स का आपको लिमिट मिलता है। तो 6.5 पे कोई टैक्स नहीं लगा, या 50,000 पे नहीं लगा, बाकी 9 लाख्स एंड 40,000 पे आपको पूरा फुल 5% टैक्स पे करना होगा। अब कैपिटल अकाउंट रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला, अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं IFSCs में, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, लाइक इट इज़ इन इंडिया, गिफ्ट सिटी गुजरात में, तो वहाँ के रेजिडेंट को अगर आप पैसे भेज रहे हैं तो वो एक रेमिटेंस ही है, फॉरेन कंट्री में भेजने के जैसा। इकोनॉमिक टर्म्स में IFSC इज़ अ फॉरेन जो है लैंड इन इकोनॉमिक टर्म्स, सो दैट इज़ वाई कोई भी पैसा आप वहाँ पर भेज रहे हो तो फॉरेन कंट्री में भेजने जैसा है। तो क्या प्रोविजंस यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ही आपको जो है IFSC में पैसे भेजने हैं। अकाउंट आपका वहाँ पर खुलेगा फॉरेन करेंसी अकाउंट, नॉन इंटरेस्ट पेयरिंग। और अगर आप 15 डेज के अंदर अंदर ये इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करते तो फॉरेन करेंसी अकाउंट से डोमेस्टिक INR अकाउंट में ये पैसे रिपैट्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। जो ये पर्सनस है रेजिडेंट के साथ जो है कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। फॉरेन करेंसी अकाउंट जो आपका IFSC में खुला है उसको रेजिडेंट इंडियंस के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। इंडिया से बाहर ही आप, या फिर IFSC के अंदर आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है फॉरेन कैपिटल अकाउंट रेमिटेंस, जो कि परमिटेड है, कितना कितना है, आपको जो है फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलना होगा, देन ओनली ये कैपिटल अकाउंट रिलेटेड रेमिटेंस आप कर सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पर रेमिटेंस रिलेटेड है। शेयर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी कंपनीज है प्रॉपर्टी रिलेटेड, क्वालिफिकेशन शेयर्स ओवरसीज कंपनीज के, डायरेक्टर, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, अनरेटेड डेट सिक्योरिटीज, प्रॉमिसरी नोट्स एक्सेट्रा, कोई भी जॉइंट वेंचर है, होली ओन सब्सिडियरी जो कि इंडिया से बाहर है, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर लोन्स वगैरह में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। रेजिडेंट इंडिविजुअल को प्रोहिबिशन है कि कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर आपको पैसे जो है नहीं लगाने, लाइक रियल एस्टेट, बैंकिंग, बिजनेस, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह में रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जो है वो पैसे नहीं लगाएंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस अगर कर रहे हैं भले, बट देर विल नॉट पुट मनी इन दीज रेस्ट्रिक्टेड एरियाज। रेजिडेंट इंडिविजुअल ब्रांच डेजिग्नेट करेगा, ऑथराइज डीलर का कहाँ से वो होगा, एटलीस्ट 1 ईयर तक उसका जो है अकाउंट मेंटेन होना चाहिए इस ब्रांच में, तभी वो रेमिटेंस कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ रेमिटेंस। $2.5 लाख इज लिमिट। अगेन कोई क्रेडिट फैसिलिटी, लोन वगैरह आपको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है इस अकाउंट के ऊपर। एंड रेमिटेंसेस जो है फैमिली मेम्बर्स, को ओनर्स, को पार्टनर्स, ओवरसीज प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप रिलेटेड आप कर सकते हैं। ना ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड LRS स्कीम में क्या क्या आपको प्रोविजंस देखने को मिल रहे हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट जनरली ग्रेटर दैन 10%, ठीक है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी शेयर्स, कंपनी के स्टेक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी और तरीके से, तो दैट इज़ कॉल्ड अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर क्या रेगुलेशन है, शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपल्सरीली, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह, जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी जो इंडिया से बाहर है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉरेन एंटिटी के साथ परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स वगैरह आप कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके साथ साथ रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है रियल एस्टेट, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह में ये पैसे नहीं लगा सकता डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पर्पसेस के लिए भी, ठीक है। एग्जिस्टिंग जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरीज में क्या हम पैसे लगा सकते हैं, ये सब वो 5 मिलियन अगर आप पैसे लगा रहे हो तो वैल्यूएशन आपका कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर के द्वारा किया जाएगा, या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर जो इंडिया से बाहर है। लेस देन 5 मिलियन का अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो CPA जो है आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि हाँ ये जो है वैलिड ट्रांजैक्शन है। और क्या प्रोविजन से, सारे ड्यूज जो है 60 डेज में आपको इंडिया वापस लेकर आने हैं। डिसइन्वेस्टमेंट जो भी है 1 ईयर के बाद ही आप डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं, पहला इन्वेस्टमेंट के 1 ईयर के बाद ही आप डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब 2 साल हो गए तो 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम हो गया, देन ओनली यू कैन डिसइन्वेस्ट इन दिस, ठीक है। कोई राइट ऑफ नहीं होगा डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो है कि ये ख़त्म कर दो या फिर ये जो है कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दो, ये सब नहीं।
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FATF नॉन कंप्लायंट कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। FATF इज़ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इंटरनेशनल बॉडी है जो कि ये चेक करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्टिविटीज़ जो है कोई कंट्री कर तो नहीं रहा। तो कुछ कंट्रीज़ में ये चीज़ें दिखती है, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह मनी के यूसेज करके किया जा रहा है, तो वो FATF कंप्लायंट कंट्रीज नहीं होते, नॉन कंप्लायंट कंट्रीज, तो वहाँ पर आप नहीं कर सकते। जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडियरीज, ठीक है, ऑपरेटिंग एंटिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डेड है। डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है, फॉर्म A2 रिक्वायर्ड है यहाँ पर, और $25,000 सोर्स ऑफ फंड्स पैन, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। ऑल्सो फॉर्म ODI एक है जिसका पार्ट 1 जो है इंडिविजुअल ऑथराइज डीलर बैंक को सबमिट करेगा 30 डेज में, ऑथराइज डीलर बैंक पार्ट 2 उस फॉर्म का जो है RBI को सबमिट करेगा 30 डेज में। अब आगे हम देख सकते हैं इंडिविजुअल के लिए ऑथराइज डीलर से रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंटेशन है। शेयर सर्टिफिकेट, अदर डॉक्यूमेंट 6 मंथ्स के अंदर अंदर, जो रेमिटेंस डेट के 6 मंथ्स के पहले, उस डेट से 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो हुआ है वो सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी है, पिछले 6 मंथ्स का रिकॉर्ड। पोस्ट इन्वेस्टमेंट चेंजेस अल्ट्रेशंस अगर है तो 30 डेज में इन्फॉर्म करना है इन चीज़ों में, इन डॉक्यूमेंट्स में अगर है तो। एवरी ईयर एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी आपको जो है शेयर करना होगा ऑथराइज डीलर्स के साथ। 1 साल के बाद ही आप डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है। एंड इंडिया में रिपोर्टिंग, जो डिसइन्वेस्टमेंट कर दी है आपने, तो 60 डेज़ के अंदर अंदर इंडिया में रिपोर्टिंग होनी चाहिए। 30 डेज़ के अंदर ऑथराइज डीलर को रिपोर्टिंग होनी चाहिए। नाउ लोन्स, जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स NRI क्लोज रिलेटिव्स को दे रहे हैं, इंडिया से बाहर लोन दे रहे हैं तो वो फ्री ऑफ इंटरेस्ट मोस्टली होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर का मेच्योरिटी हो, पर्सनल या बिजनेस पर्पसेस के लिए ये लोन्स होने चाहिए। NRI अकाउंट में इसके प्रोसीड्स जाएंगे क्योंकि NRI है, ठीक है, क्लोज रिलेटिव NRI, उसको लोन दे रहे हैं आप, तो उसके NRI अकाउंट में आप डालेंगे, ठीक है। NRI अकाउंट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो इट विल बी वेरी क्लियर। लोन अमाउंट जो है इंडिया से बाहर रिपैट्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ के साथ लोन आप प्रोवाइड नहीं कर सकते चिट फंड, निधि फंड्स के लिए, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, रियल एस्टेट, फार्म हाउस कंस्ट्रक्शन, एंड जो हमारे TDR से, उनके लिए भी आप ये जो है ट्रांजैक्शन लोन वगैरह नहीं दे सकते, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी एंड ऑल। अब क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, पहले तो ये था कि बैंक्स अपने हिसाब से जो है डेटा ले लेते थे, कस्टमर्स को बोल देते थे कि आप अपना डेटा दे दो कि क्या क्या रेमिटेंस किया है, एंड वो रिपोर्ट कर देते थे RBI को, तो डेटा कस्टमर्स खुद ही देते थे। अब ये है कि ऑथराइज डीलर्स खुद रिसर्च करके पता लगा के अपना पूरा जो है इंफॉर्मेशन के बेसिस पर दे आर डूइंग द रिपोर्टिंग, एंड दिस रिपोर्टिंग हैपन्स ऑन अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड XBRL प्लेटफॉर्म। और अगर किसी एक दिन पे किसी बैंक का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो डेली रिपोर्टिंग करनी है, किसी एक दिन पे कोई फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो यू हैव टू सबमिट द नील रिपोर्ट। ऐसा नहीं कि उस दिन कुछ नहीं सबमिट किया, हाँ शांति से बैठ गए, नील रिपोर्ट यू हैव टू सबमिट, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल टू सेंड रेमिटेंस एज गिफ्ट अंडर द LRS स्कीम। स्टेप डॉटर, फादर्स फादर या सिस्टर, ठीक है, किसको आप LRS स्कीम के अंडर पैसे वगैरह नहीं भेज सकते। आई होप यू लाइक दिस सेशन, दिस वाज डे 2 एंड चैप्टर 2। यहाँ पर हम आपके क्वेरीज आंसर करने के लिए तत्पर है, तो यू कैन जस्ट सेंड इन योर क्वेरीज, यू कैन लेट अस नो, टॉक टू अस 8146207241 हमारा नंबर है, या फिर you can drop a mail at hello@edutab.co.in. If you do like these sessions, you can let us know in the comment section. All the best for preparation. Thank you.